मतलब फांसी जैसी सजा भी दी जा सकती है, बट फिर भी हमारे देश में ये क्राइम रेट आज की डेट भी बढ़े जा रहे हैं। बच्चा कौन है जिसकी उम्र 18 साल से कम है? देखिए, नॉर्मल रेप से कंपेयर करते हैं उससे ज्यादा अच्छा होगा आप इसे कंपेयर कीजिए मर्डर केसेस। और अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम थी तो 20 साल कम से कम उम्र कैद भी हो सकती। बच्चे की गवाही होने में 6 महीने लग जाते हैं और तब तक उस इंसान को बेल पर छोड़ा नहीं जाता है। कंसेंट जैसा कोई शब्द क्योंकि पॉक्सो में होता नहीं, इसीलिए उन्हें भी जेल में डाला जाता है। ऐसे चने, लोहे के चने की चबाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सेक्शन 4 और 6 लग जाए। सोल टेस्टिमनी काफी है किसी को सजा कराने के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने के बाद भी पॉस्को एक्ट में इतना डिले क्यों आता है? आज से 10 साल बाद फिर से आप देख लेना, बैकलॉग बढ़ेगा ही, ये घटेगा नहीं। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ऐसे मामलों में हमने पॉक्सो केस दर्ज होते हुए देखे। अब इतने रिजिड हुए हैं कि इसका मिसयूज भी हो रहा है। बाद में बच्चा साल 6 महीने बाद बोलता ही नहीं ये तो मेरी फॉल्स स्टोरी थी, मैंने बनाई थी, तो बच्चे के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर गलती से भी, अगर किसी तरह से भी अगर एफएसएल मैच हो गया या कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गए तो बेल नहीं होगी। पुलिस वाले कई बार एफआईआर लॉन्च नहीं करते, तो क्या पुलिस पे भी कोई एक्शन हो सकता है? बट कोई भी पुलिस स्टेशन ये कभी नहीं चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एफआईआर हमारे पुलिस स्टेशन में लॉन्च हो। पुलिस वाला गालियां देता है, गलत है। कई बार मार पिटाई हो जाती है, ये भी गलत है। इसीलिए बाहर एक बॉक्स बना के रखते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट इस बॉक्स में डाल सकते। चार्जेस का मतलब है चार्जेस कैन बी ऑल्टर एट एनी स्टेज। अगर आज पॉस्को एक्ट नहीं होता तो ग्राउंड रियलिटी कैसी होती? वेलकम टू द पॉडकास्ट शो। मैं हूं आपका होस्ट अनुज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक्ट सिर्फ हमारी कानूनी किताबों का हिस्सा नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य, सेफ्टी और सोसाइटी के कॉन्शियस से जुड़ा है। इस बारे में बात करना अनकंफर्टेबल है, लेकिन ज़रूरी है। एंड टुडे टू एनलाइटन अस वी हैव अ रेनाउंड क्रिमिनल लॉयर जॉइनिंग अस, मिस्टर वीरेंद्र वर्मा। वेलकम टू द पॉडकास्ट शो सर। थैंक यू सो मच अनुज, आज आपने फिर से मुझे बुलाया यहाँ पर, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे बात करने वाले हैं, जो पॉक्सो एक एक्ट है जो कि बहुत एक सीरियस एक्ट है। इसमें पनिशमेंट तो जरूर दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक या फांसी तक, बट इसके बारे में सही से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई नहीं गई। इसीलिए शायद इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है और कितने ही लोग जेल जाने के बाद सालों साल तक बेल नहीं ले पाते। अल्टीमेटली एक बार जो जेल गया वो सजा काट के ही बाहर आता है। सेक्शन 6 खास करके ऐसा ही कुछ कहता है। इसीलिए मैं चाहता हूं आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इन डिटेल समझाएं कि पॉक्सो एक्ट होता क्या है। देखिए, पॉक्सो एक्ट को जानने से पहले आपको यह समझना होगा पॉक्सो एक्ट को लाया क्यों गया। ये एक्ट आया 2012 में, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। टोटल ही इस एक्ट में टोटल 46 ही सेक्शंस हैं। 46 सेक्शंस में से काम का सेक्शन मैं बोलता हूं 43 क्या बोलता है कि पॉक्सो का एक्ट जब लाया गया था तभी से ये सेक्शन उसमें मेंशन भी किया गया कि इसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी, न्यूज़पेपर्स में आएगा या फिर जो भी न्यूज़ चैनल्स है उसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा पॉक्सो कैसे काम करता है, पॉक्सो क्यों बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसमें फंसने वाला इंसान जल्दी से बाहर निकलता नहीं है। अमेंडमेंट आया 2019 में। अब ये डिपेंड करता है कि जो ऑफेंस हुआ वो किस सिनेरियो में हुआ या फिर किस वो टाइम पीरियड में हुआ। अगर वो 2019 से पहले हुआ तो सजा के प्रावधान थोड़े अलग हैं। 19 के बाद कोई भी ऑफेंस होता है उसके प्रावधान थोड़े से अलग हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बच्चों के साथ जो लोग कुकर्म कर देते हैं या फिर हम बोले कि बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा एक रिजिड, कठोर और बहुत सख्त कानून लाना पड़ा। क्योंकि पहले से ही ऐसी बहुत सारे एक्शंस या बहुत सारे ऐसे क्राइम रिपोर्ट हुआ करते थे कि बच्चों के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, उसके खुद के अपने लोग, चाचा, मामा, ताऊ, या कभी कभी ऐसे केस भी आए उनके खुद के फादर, उनका बड़ा भाई या पड़ोसी या कोई दूर का जानने वाला या खुद उसका टीचर जब बच्चे के साथ में कुछ गलत करता है। क्योंकि हम जितने भी हम इंडियंस हैं, हम तो बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं और ये सोचते हैं हम लोग, यही मानना है हमारा कि बच्चा झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए बच्चे की सिर्फ स्टेटमेंट काफी है किसी को सजा तक पहुंचाने के लिए। ये ज्यादा कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये एक्ट आया कब? 2012 में ये एक्ट आया था और 2012 से ही ये शुरू हो जाता है कि जो भी कोई ऑफेंस हुआ 2012 के बाद, उसके बाद सभी, खास करके 18 साल से कम किसी बच्चे की अगर एज है, बच्चा कौन है जिसकी उम्र 18 साल से कम है।
अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, जरूरी नहीं कि लड़की ही होगी, लड़का होगा तो भी, लड़की है तो भी, तो दोनों में ही ये जो बात की जा रही है 18 साल से कम, कोई भी टच भी किया किसी ने गलत इंटेंशन के साथ, तो कम से कम उसको 3 साल की सजा तो हो ही जाएगी। तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि ये जैसे आपने बताया कि फैमिली में भी हो सकते हैं और 18 साल से, तो ये क्या ये एक जेंडर न्यूट्रल? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि लड़का हो या लड़की हो, बच्चा है मतलब वो 17 साल का लड़का भी है, किसी औरत ने अगर उसके साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, अब यहां पर ये बोलेंगे कि रेप किसका हुआ या किसके साथ गलत हुआ, उस लड़के ने किया, उसने किया माना जाएगा, या लेडीज ने करवाया, उसको कराया माना जाएगा। यही बात बोलती है बच्चा वो बच्चा है। अगर वो बच्चा खुद अपराध कर दे तो जुनाइल जो एक बोर्ड है हमारा जे है, उसके अनुसार वो केस चलते हैं, पर बच्चे को बच्चा ही मानकर कंसिडर किया जाएगा, फिर चाहे लड़का है या वो लड़की है। मेरा सवाल एक ये है, ये सुनने के बाद, कि ये एक्ट कितनी सीरियस है व्हेन वी कंपेयर इट टू अ नॉर्मल रेप? देखिए, नॉर्मल रेप से कंपेयर करते हैं उससे ज्यादा अच्छा होगा आप इसे कंपेयर कीजिए मर्डर केसेस से। अच्छा, मर्डर जैसे जो केस है, जो आईपीसी 302 आपने शुरू सुना होगा, 302 लगा हुआ है, फांसी या फिर उम्र कैद का ही प्रावधान उसके अंदर होता है। ऐसा ही 103 अब बीएनएस के अंदर वो सेक्शन बन चुका है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि उसके जैसा ही है, पॉक्सो में एक सेक्शन है, सेक्शन 29। सेक्शन 29 प्रिजम्पशन की बात करता है, जब किसी भी इंसान को लाया जाएगा कोर्ट में, किसी भी एक ऐसा आदमी को जिस पर एलिगेशन है कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, ये डेफिनेशंस है, मतलब नाम है उसका सेक्शन 4 या सेक्शन 6, यही माना जाएगा उसने अपराध किया है, और फिर उसका ट्रायल उसी तरीके से चलाया जाएगा। मर्डर केस में फिर भी बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट, वहां पर तो प्रूफ करना पड़ेगा स्टेट को कि नहीं आपने ऐसा किया या नहीं, प्रूफ एविडेंस देगा स्टेट। पर यहां पर उल्टा है, यहां पर क्या होता है कि जिसको लाया गया ये माना जाएगा उसने अपराध किया है, और उसको ही प्रूफ करना होगा कि नहीं मैंने वो अपराध नहीं किया। पर यह बात दूसरी कि पहले स्टेट भी प्रूफ करेगी कि बच्चे के साथ जो गलत हुआ है वो तूने ही किया है। पहले प्रोसिक्यूशन को अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। तो इस एक्ट में सर बेल के क्या प्रोविजंस होते हैं? देखिए, बेल के प्रोविजंस की अगर हम जहां तक बात करें, आप ना सेक्शन 35 है इसके अंदर, एक सेक्शन 35, उसमें बात बोली जाती है कि जब भी कोई पॉक्सो केस दर्ज होगा ना, तो उसमें जिस दिन संज्ञान लेता है कोई भी जज, जब एक केस दर्ज हुआ है, एफआईआर लॉन्च हुई, तो उसके बाद में कॉग्निजेंस होता है, जब चार्जशीट लगने का टाइम आता है, तो कॉग्निजेंस लेने के 30 डेज के अंदर अंदर बच्चे की गवाही करवाना जरूरी है। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर शॉर्ट में बोलूंगा लोगों तक पहुंचेगी नहीं पूरी बात। तो सेक्शन 35 आपको क्या बोलता है, 35 सेक्शन यही बोलता है कि जो बच्चा है, मतलब उसके जैसी चार्जशीट लगती है उस केस में किसी भी एक्यूज की, 30 डेज में कॉग्निजेंस लेने के बाद में उसकी स्टेटमेंट कराई जाएगी। स्टेटमेंट क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी, जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, फिर चाहे उनका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में या खुद उस पर यह केस दर्ज हुआ है, इस बात को ध्यान रखें कि जिस दिन चार्जशीट फाइल हुई 30 डेज के अंदर कॉग्निजेंस लेना और बच्चे गवाही करवाना। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, तहरीर जिसे बोलते हैं, कंप्लेंट जो होती है, कंप्लेंट से ही एफआईआर बनती है। एफआईआर होने के बाद में 164 के बयान होते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास, उसी दिन या नेक्स्ट डे करवाए जाते हैं। अब ये 2 स्टेटमेंट्स हो गई। अब तो तीसरी स्टेटमेंट है, जो ट्रायल कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है, उस कोर्ट में एक स्टेटमेंट होती है बच्चे की। तो ये मान लीजिए सेक्शन 4 और 6 का अगर मामला है, तो इसके अंदर जैसे 4 की अगर बात करूं, पनिशमेंट की पहले आप समझ लीजिए, पनिशमेंट कम से कम 10 साल, और अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम थी तो 20 साल कम से कम उम्र कैद भी हो सकती है। अच्छा, सेक्शन 6 में कम से कम 20 साल की सजा है, उम्र कैद फांसी तक हो सकती है। तो जो बच्चे की स्टेटमेंट अब जज साहब के सामने जो गवाही करवाई जाएगी, वो गवाही 30 दिन में हो जानी चाहिए, यही बोलता है सेक्शन 35। पर ऐसा होता नहीं है। चार्जशीट लगती है, चार्जशीट लगने का भी देखा जाए तो अगर कोई भी मामले 10 साल से ज्यादा की अगर कैद के हैं तो उसमें 90 डेज तक का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का। बट इसमें 60 डेज का ही टाइम है चार्जशीट फाइल करने का, वरना आप डिफॉल्ट बेल मूव कर सकते हो। 167(2) का प्रोविजन है सीआरपीसी का, आप डिफॉल्ट बेल मूव कर सकते हो। हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए समझा रहा था। पहले कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च हुई, 164 के बयान हुए। अब लड़की के या बच्चे के, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उसकी गवाही होगी जज साहब के सामने। जो ये गवाही है ना, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। और यही बात 35 में एक और बोली गई कि ट्रायल 1 साल में खत्म करना होगा। पर क्या ट्रायल खत्म होते हैं? नहीं होते, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली जो कोर्ट में चलता है कि वहां पर बच्चे की गवाही होने में 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, और तब तक उस इंसान को बेल पर छोड़ा नहीं जाता है। मैक्सिमम केसेस में तो यही होता है। अगर लड़के लड़की की एज लगभग बराबर है, लड़की की उम्र 17 साल, लड़के की उम्र 19 साल,
तो ऐसे मामलों को आजकल रोमियो जूलियट वाला नाम दे दिया है कि ऐसे जो रिलेशंस हैं, जो मधुर प्यार के रिलेशन बच्चों के बन जाते हैं, तो उसको आप ये एक्सप्लॉयटेशन ना माना जाए। वो एक रिलेशन बना, पर कंसेंट जैसा कोई शब्द क्योंकि पॉक्सो में होता नहीं, इसीलिए उन्हें भी जेल में डाला जाता है। पॉक्सो बहुत रिजिड है, बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर कोई इंसान इसमें फंस जाए, खास करके सेक्शन 4 और 6 लगा है, तो उसका जल्दी से बाहर आना मुश्किल है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पॉस्को में बेल मिलना आसान नहीं है? आसान बिल्कुल नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है। मैं आसान नहीं है वर्ड सिर्फ नहीं बोलूंगा, आसान में बेल लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेल नहीं होगी। ये तो ऐसे चने, लोहे के चने कि चबाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सेक्शन 4 और 6 लग जाए। तो यही सुन के सर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर इसमें जो विक्टिम है, अगर लेट सपोज वो 16 साल की हो और जो अक्यूज्ड है वो भी सेम हम उम्र हो, 16 या 17 साल का, तो क्या उन पे भी पॉस्को लगती है? देखिए, ऐसा होता है कि जेजे एक्ट जो बोलता है ना, वो यही बोलता है, जुवेनाइल एक कोर्ट है, वो एक तरह की जेल मान सकते हो उसको भी, उसमें डाला जाता है उसके अंदर। तो एक्शन तो होगा बच्चे पर क्योंकि जेजे एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई चलेगी, तो उसकी प्रोसीडिंग पूरी अलग है, बहुत अलग है। अब इसमें तो ये भी, पॉक्सो में तो ये भी बात बोली जाती है कि कभी भी अगर बच्चे ने किसी का नाम ले दिया कि इन अंकल ने, इन भैया ने, किसी ने भी मेरे साथ में कुछ भी अगर किया है, गलत किया है, तो उसकी स्टेटमेंट, सोल टेस्टिमनी काफ़ी है किसी को सजा कराने के लिए। सिर्फ वो ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए और साथ में दिखना चाहिए कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। तो इसमें बच्चे की गवाही ली कैसे जाती है? देखिए, अलग अलग प्रोविजन, जैसे मैंने सेक्शन 35 अभी आपको बताया, सेक्शन 35 बात करता है 30 डेज और 1 ईयर की। 30 डेज में तो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओगे और 1 साल के अंदर अंदर वो आप ट्रायल खत्म कराओगे। इसी में सेक्शन 36 और 37 आता है। जो 37 है ना, 37 ये बात बोलता है कि कैमरा प्रोसीडिंग होगी। कैमरा प्रोसीडिंग, जो भी आपने पूछा कैसे गवाही होगी, गवाही कैसे होती है कि एक कोर्ट में आज बच्चे गवाही है, तो कैमरा प्रोसीडिंग इसलिए बोला जाता है कि वो जो बच्चा है, सेक्शन 36 अगर आप पढ़ते हैं उसमें बोला जाता है कि जब गवाही देने बच्चा आए तो बच्चे के सामने वो एक्यूज नहीं होना चाहिए। बच्चा डर सकता है, अगर बच्चे के साथ उसने सच में गलत किया है तो बच्चा डर सकता है। इसीलिए लास्ट में काफी देर के बाद जब आधी ज्यादा गवाही हो जाती है, तब आइडेंटिफाई कराया जाता है कि ये एक्यूज वही है, तो बच्चा बोलता है हाँ ये वही है, उसकी कुछ स्टेटमेंट कराने के बाद में। कैमरा प्रोसीडिंग क्या बोलती है कि जब ये प्रोसीडिंग चलेगी तो कोर्ट, वैसे अपना देश का कानून ये बोलता है कि जो भी कोई प्रोसीडिंग कोर्ट की होगी वो ओपन कोर्ट में होगी। आप कोई प्रोसीडिंग जाकर कोर्ट में देख सकते हो, ओपन कोर्ट होता है, इसीलिए वीसी का भी प्रोविजंस आए, आप घर बैठ के कोई प्रोसीडिंग देख सकते हो। पर पॉक्सो में जो सेक्शन 37 बोलता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग, तो वहां पर सिर्फ जज साहब होते हैं, पीपी साहब होते हैं, 1-2 पुलिस वाले होते हैं जो नायब कोर्ट होते हैं, कोर्ट के वकील साहब होते हैं जो प्राइवेट वकील साहब है उनके, या फिर जो भी सरकारी वकील मिले वो होते हैं। बच्चा होता है, बच्चा दूसरे रूम में होता है, स्क्रीन पर होता है वो, और साथ में एक्यूज बैठा होता है दूसरे रूम में। तो इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग प्रोविजंस हैं। वो खास करके विक्टिम उसको, एक्यूज को लगातार नहीं देख सकता है, कहीं बच्चा डर ना जाए, इसीलिए इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का यह हिस्सा बनाया गया। तो इसमें एक अगला सवाल ये आता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने के बाद भी पॉस्को एक्ट में इतना डिले क्यों आता है? मतलब दोस्त, अपने देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है और लगभग 4.5 करोड़ केस तो ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है। लोअर कोर्ट कहना गलत होगा, ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में आप जाओगे 50-60 लाख केस पेंडिंग होंगे और 80-90 हज़ार या 1 लाख केस पेंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये इतनी बड़े जो ये बैकलॉग है ना, ये बैकलॉग बढ़ता रहेगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद फिर से आप देख लेना, बैकलॉग बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। इसका ना घटने का एक रीजन है। रीजन उसके पीछे ये है कि अपने देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, रोजाना इतने सारे ऑफेंसेस होते हैं, बट रोज कितने जो ऑफेंसेस हैं, जितने भी केस दर्ज होते हैं, कितने डिसाइड होते हैं? बहुत कम। डिसाइड कम होते हैं, आते बहुत ज्यादा हैं। इसी पे सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि जज के सामने जो बच्चे ने बोला वो एक पत्थर की लकीर है, ठीक है, राइट? तो क्या इस एक्ट का मिसयूज भी होता है? देखिए, पत्थर की लकीर तो ये बिल्कुल नहीं है। पत्थर की लकीर इसलिए नहीं है क्योंकि वकील साहब जब सवाल जवाब करना शुरू करते हैं कि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि बच्चा मैनिपुलेटेड होता है, ट्विटर्ड होता है बच्चा, वो अपनी मदर या फादर के कहने में बातें बोल रहा होता है। कई बार पड़ोसी लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस सबक सिखाना है, तो कुछ पेरेंट्स परवाह नहीं करते इन चीज़ों की और केस दर्ज करवा देते हैं। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ऐसे मामलों में हमने पॉक्सो केस दर्ज होते हुए देखे
ऐसे केस में हमने दर्ज होते केस देखे, किसी को किसी का बहुत मोटा अमाउंट पैसा देना है, उसने उस पर झूठा केस लगा दिया कि फैमिली मेंबर था, उसने उससे पैसा उधार ले रखा था। तो पत्थर की लकीर इसलिए नहीं बोल सकते, जब वकील साहब अपने सवाल जवाब करना शुरू करते हैं और उसके पीछे की एक कहानी, एक स्टोरी नजर आती है कि रीजन टू बिलीव ये हो सकता है, रीजन टू बिलीव ये हो सकता है कि उसने ऐसा किया होगा, इसी वजह से ये केस दर्ज किया गया होगा। तो ऐसे में कई बार एक्विटल हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि सबको ही सजा हो, बस देखना पड़ता है जब केस शुरू होता है कि उसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है। अगर वो रियल स्टोरी समझ जाते हैं वकील साहब और कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, कोर्ट को समझ आती है वो बातें, तो इजीली इंसान की बेल भी होगी, एक्विट भी होगा। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि क्या पॉस्को एक्ट में भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात ही करता है। अब इसमें क्या होता है कि किसी बच्चे के साथ में इतनी बुरी तरह से उस बच्चे को एक्सप्लॉइट किया गया जिसकी डेथ हो गई, उसके साथ गलत तो हुआ ही, साथ में डेथ भी हो गई, या फिर वो अब कुछ करने लायक रहा नहीं, या मेंटली वो बंदा अब डिसेबल हो चुका है, अब वो कुछ कर नहीं पा रहा, इतना ज्यादा वो उस समय सदमे में था। तो ऐसे मामलों में फांसी तक के भी मतलब जो प्रोविजंस अपने देश के कानून में वो बिल्कुल है, फांसी दी जा सकती है। मतलब फांसी जैसी सजा भी दी जा सकती है, बट फिर भी हमारे देश में ये क्राइम रेट आज के रेट भी बढ़े जा रहे हैं, राइट? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि सेक्शन 43 सेक्शन 43 बोलता जरूर है कि ब्रॉडकास्टिंग होगी, बताया जाएगा, पर बताया कितनों को गया? कितने लोग जानते हैं पॉक्सो के बारे में? लोग पॉक्सो को पॉस्को कहते हैं, पॉस्को जैसा कोई शब्द तो है नहीं, पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। और इसी के अंदर जब हम बात करते हैं लोगों से, बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, उन्हें नहीं पता पॉक्सो जैसा कोई कानून है। इसी वजह से स्कूल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने पहले आती थी कि लड़के की उम्र है 19 साल और लड़की की उम्र है 18 साल 17 साल, साथ में भाग गए, बाद में कन्विक्शन भी हो गया। ये तो अब आई है बात, रोमियो जूलियट वाला जो ये एक अलग से कंसेप्ट शुरू हुआ है, ये तो अब आया है। पर पहले भी जब देखते भी थे ऐसा कि प्रेम प्रसंग का मामला है, उसके बावजूद कन्विक्शन होता था। कि पॉक्सो एक्ट तो यही बोलता है कि अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ तो सजा तो सुनाई जाएगी। बिकॉज ये इतनी हीनियस क्राइम है, बिकॉज ये इतनी सीरियस एक्ट है, आपको लगता नहीं कि यार ये बच्चों को बचपन से इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, या स्कूल की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए? खुद गवर्नमेंट बोलती है जिम्मेदारी है उसकी, पर ऐसी कई सारी बातें किताबों में ही लिख कर रह जाती हैं। सेक्शन बोल रहा हूं मैं, 43 सेक्शन है, टोटल 46 सेक्शंस में 43 सेक्शन है। बोला तो क्या था ब्रॉडकास्टिंग होगी, कितनों को पता है? जिस पर केस लगता है सिर्फ उसको या उसके परिवार तक को पता है पॉक्सो है, उसी के अगले घर में किससे पूछो उसको पता ही नहीं पॉक्सो क्या है। अब तो चलो सोशल मीडिया का भला हो कि इसके थ्रू, जैसे आज हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं एजुकेशनल वीडियो, तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। क्या पता हमारी इस वीडियो को देखने के बाद ही किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई अपने ऐसे केस से बच सके। इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इवन मैं बार बार हर पॉडकास्ट से ये बात बोलता हूं कि इसका चैप्टर बनाना चाहिए, एक चैप्टर जरूर होना चाहिए और बताना चाहिए कि बेटा पॉक्सो जैसा एक कानून है, लड़के लड़की दोनों को पढ़ाओ। आपके साथ कोई गलत करता है तो पॉक्सो में वो एक्ट कर रहा है, और आप लड़के हो, अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो तो ऐसे में आप पर एक्शन हो जाएगा। लड़के लड़की भाग जाते हैं, बाद में सेक्शन 6 के तहत ही वो केस दर्ज होता है, कई बार सेक्शन 4 में केस दर्ज होता है, बाद में कन्विक्शंस होती हैं। तो पढ़ाया जाना चाहिए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में खुद मरकर ही जाके स्वर्ग दिखना जरूरी थोड़ी है कि पहले अपने ऊपर ही पॉक्सो केस लगवा के पॉक्सो को जानोगे। पॉक्सो के जान लोगे सही तरीके ज़्यादा अच्छा है, वरना तो फिर प्रॉब्लम होनी है साथ में। सो इस पे मेरा एक सवाल है फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, राइट? मतलब जो जिस बच्चे के साथ ये हुआ है या गुजरा है, ऐसी क्या चीज़ें वो बोल देते हैं जिससे वो केस को और डिफिकल्ट बना देते हैं या नुकसान हो सकता है? देखिए, जब एलिगेशंस लगते हैं ना, तो कभी भी कोई भी इंसान जब किसी पे एलिगेशन लगाए तो ग्रेटर डिग्री में लगाना चाहेगा, वो लोअर में कोई बात नहीं करेगा। ग्रेटर डिग्री क्या है? उसे बोलते हैं बलात्कार, रेप। अगर किसी के साथ में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मतलब पेनिट्रेशन हुआ है, तो सिर्फ यही बात को बोल देना सेक्शन 4 और 6 को ले आता है। सिर्फ टच कर देना ये एक बात हो जाती है। क्या बोलता है सेक्शन 29? सेक्शन 29 कहता है 3, 5, 7, 9, ये जो सेक्शन है इसमें डेफिनेशंस लिखी हैं। 4, 6, 8, 10, 12 ये पनिशमेंट्स हैं। तो ये पांचों सेक्शन पनिशमेंट की बात करते हैं, पर 3 साल से कम पनिशमेंट किसी में नहीं है। अगर किसी भी केस में अगर ये बात आ जाती है कि इस व्यक्ति ने इस वक्त इस तरह से या वहां बुलाकर इस बच्चे के साथ में पेनिट्रेशन किया, इतना काफी है। उसके बाद वो सालों साल केस लड़ता रहेगा फिर। तो जब हम एक सेक्सुअल अब्यूज या पेनिट्रेशन की बात करते हैं, और आपने जैसे बताया कि इसमें
46 डिफरेंट सेक्शंस हैं, राइट? तो इज इट जस्ट अबाउट सेक्सुअल अब्यूज या इसमें और भी चीजें कवर होती हैं? देखिए, सेक्सुअल अब्यूज एक छोटा शब्द है ये पॉक्सो के अंदर। तो सेक्सुअल हरासमेंट जैसे लिखा हुआ है उसके अंदर, सेक्सुअल असॉल्ट लिखा हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट लिखा हुआ है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो लिखा है सेक्शन 6 में, वो सबसे सीरियस है। इसमें क्या होता है कि वैसे तो रेप के लिए अलग से पहले प्रोविजंस थे, पहले ही प्रोविजंस थे बच्चों के लिए, बट वो इतने ज़्यादा कारगर नहीं थे। अब इतने रिजिड हुए हैं कि इसका मिसयूज भी हो रहा है, सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, दोनों चीजें की जा रही हैं। बट पॉक्सो में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपने कुछ वीडियो देखी, कुछ वायरल वीडियो हुई थी जिसमें लोग खुद पॉक्सो के दूसरों पर एलिगेशन लगाएंगे, केस दर्ज करवाएंगे, उसका रेट तय कर रखा है उन लोगों ने। अच्छा, कि इतना पैसा दोगे तो हम इस सेक्शन में इसके ऊपर केस दर्ज करवा देंगे। तो कितना मिसयूज है, क्योंकि इसमें बच्चे ने जाके बोल दिया बस काफी है, एफआईआर लॉन्च होगी, बंदा उठा लेंगे, उसको उठाकर सीधा जेल भेज देंगे, बाद में लड़ते रहो साल 6 महीने तक, कोई पूछने वाला भी नहीं है, और सजा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर। अब इसमें एक ना कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको। सेक्शन 22 में, सेक्शन 22 क्या बोलता है कि जैसे होता क्या अपने देश में, अगर कोई इंसान झूठी एफआईआर लिखवाता है, इतना कोई सीरियस ऑफेंस नहीं होता, बाद में अगर वो बंदा एक्विट हो जाता है, इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है, और यहाँ पर और ज़्यादा बल मिल जाता है यहाँ पर सेक्शन 22 में बच्चों को। कैसे मिलता है कि बच्चे ने कोई भी स्टेटमेंट दी या उसने झूठ बोला, फॉल्स स्टोरी उसने एक क्रिएट की, और बाद में किसी के अगेंस्ट बोलने के बाद वो इंसान जेल पहुंच गया, बाद में बच्चा साल 6 महीने बाद बोलता ही नहीं ये तो मेरी फॉल्स स्टोरी थी, मैंने बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो बच्चे के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए इसका मिसयूज होता है। तो सर एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि सेक्सुअल अब्यूज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल। सेक्सुअल अब्यूज में थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज एक मेडिकल एविडेंस मिल जाता है। नहीं, देखिए आप समझिए, पॉक्सो में तो मेडिकल एविडेंस चाहिए ही नहीं ना। अच्छा, रेप की कोई पीड़ित है, सेक्शन 69 फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, या फिर आप सेक्शन 64 की बात करते हो रेप की, या 70 बात करते हो गैंग रेप की, इन मामलों में मेडिकल होना चाहिए। लेडीज का या जो लड़की है उसका मेडिकल बहुत जरूरी है, उसके बेस पर ही आरोप तय होता है, आगे कन्विक्शन हो सकता है। पॉक्सो में ऐसा नहीं है। पॉक्सो में बच्चे का मेडिकल बेशक ना हो, इवन जो डीएनए मैच होता है वो ना कराया जाए, एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, फिर भी सामने वाले को सजा हो सकती है, बच्चे ने अगर वो गवाही ठोक कर दे दी तो। आज की डेट में क्या होता है कि बच्चा 15-16 साल का बहुत समझदार है, उसे पता है वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बट अपने देश में उसकी जो एज है वो 18 साल तय की गई है। पर ऐसे में अगर बच्चा ही झूठ बोल रहा हो तो बहुत सारे मामले आते हैं सामने। बच्चा बाद में खुद बोलता है कोर्ट में, नहीं मैंने झूठ बोला है, किसी के बहकावे में आके बोल दिया, बट वो इंसान तो जेल काट चुका है ना साल 6 महीने। उसका क्या कसूर उसके अंदर? किसी और के वेंडेटा का शिकार वो हो गया, रंजिश किसी और की, दुश्मनी किसी और की, पैसा लिया किसी और ने, बस वो थोड़ा बीच में बोलने के लिए तो केस उस पर दर्ज हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोर्ट में जाके बच्चा अपनी स्टेटमेंट बदल देता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। पर अगर यही काम अगर कोई बड़ा आदमी, मतलब 18 साल से उसकी उम्र ज्यादा हो, वो अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत एलिगेशन लगाने की कोशिश करता है, उस पर जरूर एक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब पॉक्सो में गवाही होती है, लोग बोलते हैं कि पॉक्सो में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सेक्शन 4 और 6 यही बोलता है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पर वो बच्चा अगर अपनी गवाही को बदल दे तो सामने वाले की बेल हो जाएगी, कन्विक्शन भी नहीं होगा, एक्विट हो जाएगा वो सामने वाला, और गवाही बदली भी जा सकती है। अगर वो बच्चे ने किसी के बहकावे में आके झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है और वो इंसान जेल चला गया है, तो सेक्शन 22 का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो आप कि आपने झूठ बोला था, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। और अगर ये झूठ बच्चे ने अपने माँ बाप उन पर एक्शन कराया जा सकता है, करवाया जा सकता है एक्शन, पर लोग करवाते नहीं है क्योंकि पॉक्सो इतने सीरियस केस में उनका नाम आ जाता है। वो सोचते हैं पहले हम इससे निकलें, उसके बाद सोचेंगे करना क्या है। तो पहले कोई भी इंसान उससे निकलना चाहता है, इसीलिए एक्शन होते नहीं इसके ऊपर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एफआईआर डिले होने पे पॉस्को का केस कितना वीक हो जाता है? देखिए, एफआईआर डिले से पॉक्सो में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मानता हूं, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा ये बोलता है कि मेरे साथ इन अंकल ने 2022 जुलाई में इस वक्त इन्होंने मेरे साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, पेनिट्रेशन किया था इन्होंने मेरे साथ में। अब वो मैं उस वक्त गवाही नहीं दे पाई, उस वक्त नहीं बोल पाई क्योंकि अंकल ने डराया हुआ था। उसके बाद आज मैं बड़ी हो चुकी हूं, मतलब वो आज 2025 चल रहा है, अब मैं 19 साल की हूं और मुझे समझ आता है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया था और ये आज भी मेरे साथ वो गलत करते हैं। तो जो पहले की गवाही उसने दी है ना 2022 या 23 में उसके साथ कुछ गलत हुआ था, उसके आधार पे केस चलाया जा सकता है।
तो या ना तो मेडिकल है, ना ही हम उसकी स्टेटमेंट को इतना ट्रस्टवर्थी मान रहे हैं, और साथ में हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि मतलब कितना डिले है। बट ऐसे में सामने वाला अरेस्ट हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है, काफी लंबे समय तक जेल में रह सकता है। और ऐसे कई सारे केसेस मैं अभी तक देख चुका हूं अपनी लाइफ में, जिसमें मैंने ये देखा कि सामने वाले ने जो सजा काटी उसका कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि लड़की ने वो गवाही झूठी दी थी। कई बार क्या होता है ना, देखो मान लीजिए कि लड़के की उम्र 25-26 साल है, कोई लड़की उसको मिली 16 साल की, अब उसने बातचीत की, उनका रिलेशन बना, वो घूमना फिरना शुरू हो गया, उस बच्चे ने कुछ पैसा वैसा उससे उधार भी ले लिया, 1-2 लाख भी ले लिया होगा। अब वो जब पैसे अपने मांगता है तो लड़की को धमकाना शुरू करती है। वो लड़की जानती थी पॉक्सो के बारे में, उसने उसको बोला कि अगर ज़्यादा परेशान मुझे करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दूंगी। वो फिर भी नहीं समझा वो लड़का, उसने कंप्लेंट क्या करेगी, तो कंसेंट का मामला है, हम दोनों की रजामंदी थी इसके अंदर। लड़की गई कंप्लेंट कर दी, वो पैसे का मामला था और दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, मिलते थे वो एक बात अलग है, साथ में कुछ हुआ भी नहीं था। बट लड़की ने जो स्टोरी पूरी बनाई वो इस तरह की स्टोरी बनाई। स्टोरी बनाने के बाद में जब बाद में कहानी खुली, चीज़ें खुली, बच्चा जो दूसरे अकाउंट में पैसा ले रहा था उसके फ़ोन से वो सारे स्क्रीनशॉट सारे अवेलेबल थे हमारे पास, तो जब जाके पता चला कि बच्चे ने एक स्टोरी बनाई थी। पर बच्चे पर कोई एक्शन हो नहीं सकता ना, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है। सेक्शन 22 से वो बच्चा बच निकलता है। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या पुलिस को पॉक्सो को लेके एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, कोई भी पुलिस वाला हो, पहली बात तो ये कि इसमें जब भी कोई केस दर्ज होता है तो इसमें जो रैंक होती है मिनिमम सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है। सब इंस्पेक्टर ही इसमें इन्वेस्टिगेशन करता है। ट्रेनिंग उनको पॉक्सो की बिल्कुल मिलती है। देखिए, होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक इंसान जितने ज़्यादा केसेस को फाइट करता है ना, उतना ज़्यादा उसका वो मास्टर होता चला जाता है। पुलिस वालों को ट्रेनिंग मिली पॉक्सो के बारे में। पॉक्सो के टोटल 46 सेक्शन। अगर किसी ने अभी 1-2 ही केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, अगर उसे पूछना शुरू करें तो उसे सेक्शन ही पूरे नहीं पता। इसमें एक सेक्शन आता है सेक्शन 17, अबेटमेंट की बात करता है। अबेटमेंट की बात करता है कि मान लीजिए किसी एक इंसान ने किसी बच्चे के साथ गलत किया और दूसरे आदमी को नॉलेज थी वो गलत कर रहा है और फिर भी वो उसका सपोर्ट कर रहा है और बच्चे को मिसलीड कर रहा है, तो उसके ऊपर वो सेक्शन 17 के तहत कार्रवाई हो जाएगी, एक्शन हो जाएगा और फिर वो इंसान जेल जा सकता है। बिल्कुल यही सेम चीज़ अगर आप देखते हो, अगर हम बात करें आईपीसी के सेक्शन की, तो उसमें अगर कोई चीटिंग फॉर्जरी अगर लोग कर रहे हैं तो 120 भी एक सेक्शन है। वो बात इसी करता है आपसे कॉन्स्पिरेसी की। अगर किसी का मर्डर हो गया, 3-7 लग गया, हाफ मर्डर जिसे आप लोग बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें सेक्शन 34 लगता है, एनडीपीएस में सेक्शन 29 लगता है। तो यहां पर वो सेक्शन 17 है। अबेटमेंट में अगर आ गया, किसी सामने वाले की भी इन्वॉल्वमेंट नजर आई तो वो जेल जा सकता है। तो पॉक्सो में हर चीज़ के लिए एक सेक्शन अलग अलग डिफाइंड है। बट पुलिस वालों को ट्रेनिंग तो मिलती है, बट वो कितने अच्छे से उस ट्रेनिंग को देख पाते हैं, कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। और इसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, अपने देश में बार बार बोला गया कि 7 साल तक की सजा के जितने भी मामले हैं उसमें 41A का नोटिस देना चाहिए। पुलिस नोटिस देगी 41A का। अगर हम बात करें पुराने कानून की, सीआरपीसी की, नए कानून की बात करें बीएनएसएस की, तो उसके अंदर 35 सब सेक्शन 3 का एक नोटिस होता है, जिसमें पुलिस बोलती है सामने वाले को कि आप आओ और इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनो। तो जो मामले हम बात करें सेक्शन 8, 10 और 12, इनमें से कोई भी अगर एफआईआर किसी के अगेंस्ट लॉन्च हुई है तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है। बट पुलिस उसमें नोटिस सर्व नहीं करती है। और पुलिस अगर नोटिस सर्व नहीं कर रही है, आपको ऐसे ही अरेस्ट कर रही है, तो क्या ये इलीगल अरेस्ट नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सतेंद्र अंटिल के जजमेंट में बोला है, अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट में भी बोला था, और अभी कुछ दिन पहले फिर से बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 41A का जो नोटिस देना होता है ना, वो मैंडेट प्रोविजन है। ऐसा नहीं किसी को दिया किसी को नहीं दिया। किसी इंसान को अरेस्ट करना है पूछताछ के लिए, ये जरूरी नहीं है। पूछताछ तो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कर सकते हो जब वो इंसान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है। बट पॉक्सो में सेक्शन 8, 10, 12 के तहत भी लोगों को उठाया जाता है, लोग जेल जाते हैं, और वो इंसान पूरी जिंदगी उस कलंक के साथ ही जीता है कि बच्चे के साथ में उसने कुछ गलत किया था। अल्टीमेटली इस एक्ट का मिसयूज काफ़ी होता है, इसमें दुराय नहीं है। पर ये जितना ज़्यादा सीरियस एक कानून है, जितना रिजिड इसके प्रोविजंस है, वो सही भी है। कि करने वालों के दिल में डर का होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये ऑफेंसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अभी हम पुलिस वालों की बात कर रहे थे, ऐसी क्या लीगल गलती हो सकती है पुलिस वालों से व्हेन दे आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड चाइल्ड का स्टेटमेंट?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें भी आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा कि पॉक्सो एक्ट में इस बात को डिफाइन किया हुआ है। बोलते हैं कि बच्चे की जब भी कभी स्टेटमेंट कराई जाएगी, मतलब जब भी कोई स्टेटमेंट लेगा, मान लीजिए एक बच्चे ने फ़ोन करके बोला कि पड़ोस में एक अंकल हैं, जो अंकल मुझे हमेशा अब्यूज़ करते हैं, आज इन्होंने मुझे, मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे टॉफ़ी देने के लिए बहाने बुलाया, कुछ पैसे देने बहाने बुलाया, और इन्होंने अपने घर में बुलाकर मेरे साथ में गलत किया, कुकर्म किया मेरे साथ में। तो ऑब्वियसली उस बच्चे ने फ़ोन पे पहले 112 नंबर पे कॉल करके कंप्लेन कर दी होगी। हर कोई तो पुलिस स्टेशन भागता नहीं है। उसने अब कॉल कर दिया तो पुलिस वहां पर आएगी, तो पुलिस वर्दी में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये खुद पॉक्सो एक्ट बोलता है, वो वर्दी में नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? बच्चा डर सकता है। बच्चे से आप पूछताछ करने जा रहे हो, पुलिस को देख के बच्चा डर सकता है कि पुलिस की छवि कुछ ऐसी ही बनी हुई है आम जनता के बीच में। बच्चा डर सकता है। दूसरी बात, बच्चे को आप रात को बिठाकर नहीं रख सकते पुलिस स्टेशन में। बच्चे की स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड हो जरूरी नहीं है, घर पर जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाएगी। बच्चे को हमेशा, इवन जब बच्चा कोर्ट में गवाही देने आता है ना, तो भी बड़े पैम्पर्ड तरीके से रखा जाता है बच्चे को। चाहे वो बच्चा झूठी गवाही दे रहा है, चाहे वो सच्ची गवाही दे रहा है, वो बाद की बात है, बट उस वक्त पैम्पर्ड तरीके से रखा जाता है उस बच्चे को। और बच्चे का हर तरीके से, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ध्यान रखा जाता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। अगर बच्चा गवाही देते हुए बीच में रो पड़ा तो ये बात लिखवाई जाती है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द विक्टिम इज वीपिंग और विक्टिम इज क्राइंग, ये सब बात लिखवाई जाती है। और इससे केस पर बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे ने बोला कि नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, ब्रेक मिल जाएगा। बच्चे ने बोला स्टेटमेंट देते हुए कोर्ट में कि नहीं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकती, उसको बोल दिया ठीक है आप दूसरी डेट ले लो। पर अगर वकील साहब डेट मांगते हैं, वकील साहब बोलते हैं कि नहीं जी आज तो मैं इसे क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मेरे और भी केस लगे हैं, जज साहब नहीं सुनते हैं। पब्लिक विटनेस और खास करके विक्टिम की गवाही उसी वक्त होगी जिस वक्त बुलाया गया, तो यहां पर बाउंडन हो जाते हैं एक तरह से देखा जाए वकील साहब कि उसका क्रॉस करना ही पड़ेगा। और क्रॉस करना बहुत टफ है। अगर किसी हम रेप विक्टिम को अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं तो शायद आंखों से भी हम उसको अपना डर दिखा सकते हैं, हम थोड़ा तेज आवाज करके सवाल पूछ सकते हैं, स्लो करके पूछ सकते हैं, वहां अलग रिदम होता है, वो तो एक्सपर्टीज है वकील साहब की। बट पॉक्सो में ऐसा नहीं होता। एक बच्चा जो खुद एक स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ है और मैं माइक में सवाल उससे पूछ रहा हूं, तो बड़े नॉर्मल सवाल होते हैं कि बेटा क्या ये बात सही है कि आपकी फैमिली और पड़ोस के जो अंकल हैं उनकी फैमिली के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इस तरह सवाल पूछ जाते हैं। क्या बेटा ये सही बात है कि आपकी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, या फिर मम्मी पापा की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। आप वहां पर बच्चे से किसी भी अदर टोन में बात ही नहीं कर सकते। बिकॉज अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे एज डिटर्मिनेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे कोर्ट सबसे ज़्यादा रिलाई करता है? देखिए, मैं आपको ना, जो एज डिटरमाइन करने के लिए तो अलग प्रोविजन है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, या फर्स्ट जहां उसका स्कूल में एडमिशन हुआ वो डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th की मार्कशीट भी चल जाएगी, नहीं है तो ओसिफिकेशन टेस्ट, वो होता है बोन टेस्ट, बोन एज करवाते हैं एक्स्ट्रा करवा के कि उसकी एज क्या है बच्चे की एक्चुअल, ये पता लगाया जा सकता है। पर मेन बात क्या होती है कि कब कब आपको बेल नहीं मिलेगी, आप ये समझिए। ये समझ जाओगे तो पॉक्सो में जो लोग देख रहे हो, पॉक्सो केस उन पर दर्ज हुआ है, वो समझ जाए कि हमें बेल मिलेगी भी कि नहीं। FSL रिपोर्ट आती है, FSL अगर पॉजिटिव आई आपको बेल नहीं मिलेगी, फिर तो क्लियर हो गया ना कि बच्चे के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। FSL रिपोर्ट को अगर आप थोड़ा सा और इलैबोरेट करें। देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या है, मान लीजिए एक थोड़ा बोल्ड होकर बात करते हैं, मान लीजिए किसी एक आदमी ने एक बच्चे के साथ गलत किया, बच्चे की उम्र है 17.5 साल, मैं बच्चा ही बोलूंगा, 18 साल से कम है उसकी एज, उस लड़के की उम्र है 29 साल, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, कोई कपड़ा था जिससे कि उस पर स्पर्म वगैरह उस कपड़े में लग गया। जब पुलिस रेड मारती है ना, पुलिस जब आती है वहां पर उस बंदे को पकड़ के लेके आती है, तो वह सब कुछ उठाती है, एग्जिबिट्स बनाती है उन्हें, फिर उसकी एक रिपोर्ट बन के आती है। रिपोर्ट बन के आती है, उससे पहले उस एक्यूज का ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर वो मैच करते हैं कि तेरा स्पर्म वहां कैसे पहुंचा। साथ में ही अगर उसी चीज स्वैप पर अगर कोई भी ऐसे कोई टिश्यूज मिल गए और मैच हो गया, कि दोनों की रिपोर्ट बनाई जाती है, अगर एलिल्स बोलते हैं इसको मेडिकल लाइन में, अगर इस दोनों मैच हो गए तो सामने वाले को बेल नहीं मिलेगी। बड़ा क्लियर है कि दोनों के बीच में हुआ है। और यहीं पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा एविडेंस मिल जाना, एक लड़का लड़की, मैं लड़का और आदमी कह सकता हूं इसे, क्योंकि जो मैरिड है तो आदमी, ऑब्वियसली बात है। एक लड़की की उम्र 17 साल और एक आदमी है जिसका एक बच्चा भी है, वो 30-31 साल का वो एक आदमी है। अब वो उस लड़की से गलत तरीके से बातें कर रहा है,
फिंगरिंग की बातें कर रहा है या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो ऐसे में जो ये एविडेंस है फोन पर बात करने का, इसकी रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा एविडेंस बन जाता है। वो बेशक से कल बाकी सेक्शन 4, 6 से बच जाए, बट वो सेक्शन 8 और 10 से नहीं बचेगा। तो ऐसे में बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं। जो गवाही क्या होती है, एक कमरे के अंदर एक मेल और फीमेल के बीच में क्या हुआ किसको पता, कैमरे थोड़ी लगे हुए वहां पर। ये खास करके पता चलता है जब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केस बनते हैं या रेप के केस बनते हैं, तो वहां पर देखा जाता है होटल की एंट्रीज को, होटल की एंट्री किसने की, पेमेंट किसने की थी, वहां अपनी आईडी किसने दी थी, बाहर निकले तो उनका जेस्चर क्या था। पर पॉक्सो जैसे केसेस के अंदर तो बड़ा क्लियर है। इसके अंदर अगर गलती से भी, अगर किसी तरह से भी अगर एफएसएल मैच हो गया या कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गए, तो बेल नहीं होगी, आप सजा काट के बाहर निकलोगे। और इस चीज़ों को देखते हुए आप जब बेल ले रहे हो, अगर एज का काफ़ी अंतर है, लड़की की, बच्चे की जो उम्र 17 साल, आदमी की उम्र 35 साल, 40 साल, 30 साल, तो बेल नहीं होगी, कि बड़ा क्लियर कट केस है चाइल्ड अब्यूज़ का। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जहां पर लोगों को बेल नहीं मिलती हैं। अगर क्लियर कट दिखता है केस एग्जिस्ट करता है, बेल लेना टफ है उसके अंदर। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया हैज़ आउटग्रोन। मीडिया ट्रायल अक्यूज्ड के केस को कैसे लीगली इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि मीडिया ट्रायल जो होता है ना, इसका हालांकि कोर्ट के केस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। लोगों की इमेजिनेशन पर, लोगों के मतलब थॉट पर ज़्यादा फर्क जरूर पड़ता है। वो देखकर बोलते हैं कि अच्छा इसने ऐसा किया होगा, पर ज़रूरी नहीं, उसके पीछे की स्टोरी अलग होती है। इसीलिए कोर्ट्स इन बातों को ज़्यादा कुछ ध्यान देते नहीं, दरकिनार कर देते हैं। और कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही, बापू आसाराम का जो केस चला था, मूवी बनी उसके ऊपर, तो ये जो केस सारे जो चलते हैं, इन केसेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ऐसे नहीं किसी को भी जाके दे देंगे। कोई भी जाके अप्लाई कर ले सर्टिफाइड कॉपी, वो जाके ले सकता है, ऐसे नहीं होता। वकील साहब को मिलता है, विक्टिम फैमिली ले सकती है, या फिर वो एक्यूज की फैमिली ले सकती है। हर किसी को डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल पाते। तो मीडिया ट्रायल का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कोर्ट में जज साहब अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करते हैं, वकील अपनी तरफ से केस लड़ता है। दिखाता ज़रूर है कि देखिए मीडिया ट्रायल का कितना फ़र्क पड़ रहा है इस केस पर, लोगों के क्या क्या विचार बन चुके हैं, पर कोर्ट की प्रोसीडिंग में इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने फैमिली की बात करी है, क्या एक बच्चे के पेरेंट्स के पास इतनी पावर होती है कि वो केस को विड्रॉ कर सकें? देखिए, पॉक्सो जैसे केसेस को ऐसे विड्रॉ आप नहीं कर सकते अगर सेक्शन 4 और 6 का मामला है। सेक्शन 8, 10, 12 का मामला है तो एक बार के लिए विड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि वो लेस देन 7 ईयर्स पनिशमेंट के मामले हैं। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि इसमें कम से कम 10 साल की सजा होगी। अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम हुई तो कम से कम 20 साल की सजा होगी, जो उम्र कैद तक हो सकती है। उम्र कैद का मतलब रिमाइंडर एज, जितनी भी उसकी बाकी की उम्र बची है, वो जेल में ही कटेगी। 14 साल जैसे वाला कोई कंसेप्ट होता नहीं है। पूरी जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी, वो मतलब बाहर जो आएगा बंदा वो वाइट में लिपटा हुआ आएगा, ऐसे बाहर नहीं आ पाएगा वो। बाकी लोगों को मिल जाती है, ठीक है, उसकी सस्पेंड कर दिया, सेंटेंस सस्पेंड हो जाती है उसकी, बाद में बरी भी हो जाते हैं काफ़ी सारे लोग, तो लोग बाहर आ जाते हैं। सज़ा होने के बाद भी आपके पास प्रोविजंस हैं कि आप अपील में जा सकते हो। पॉक्सो में बहुत रिजिडनेस तो है, बट यहाँ पर निकलने के रास्ते बहुत कम हैं। पर अगर एज का ज़्यादा गैप निकला तो प्रॉब्लम फंसेगी। आपको रीजन टू बिलीव कोर्ट में देना पड़ेगा कि क्यों भरोसा करें कि एक फॉल्स केस है। सो बेसिकली सेम ऑफेंस में अलग अलग पनिशमेंट मिल जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? बिल्कुल। देखिए, पॉक्सो तो पॉक्सो ही है ना। पॉक्सो में सेक्शन चाहे 8, 10, 12 हो, या सेक्शन 4 हो या 6 हो, या फिर बिना बात के सेक्शन अबेटमेंट में सेक्शन 17 लग गया हो, सजा तो आपको हो ही जाएगी अगर वहां पर एविडेंसेस अगर सामने आ गए कोर्ट के पास। क्योंकि जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं सारे पॉक्सो के, बट उसके बावजूद भी वो ज़्यादा कुछ अपने ऊपर लोड लेना चाहते नहीं है। अगर थोड़ी सी भी चीज़ें मिलती हैं उन्हें आपके अगेंस्ट, बहुत सारे लोगों को सजा हुई है, कोई मेडिकल नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। सिर्फ क्यों सजा हुई? बच्चे की जो टेस्टमनी थी, बच्चे की जो गवाही थी, वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रही थी और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे, और वकील साहब उसे तोड़ नहीं पाए। वकील साहब वो सजेशंस नहीं दे पाए या अपने पॉइंट नहीं रख पाए जिसके देखते हुए उस इंसान का एक्विटल हो सकता था। सजा हो जाती है लोगों को। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि पॉक्सो ट्रायल किस तरह चलता है? क्या ये ट्रायल सेम होता है अदर एक्ट्स की तरह, या कुछ डिफरेंस होता है इसमें? देखिए, ट्रायल तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर इसको बोलते हैं, बट इसमें जो ट्रायल चलता है वो ट्रायल बाकी केसेस की तरह ही चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन 35 की मैंने बात की थी अभी, कि उसमें 30 डेज का टाइम दिया जाता है कॉग्निजेंस के बाद में, कि वहाँ पर बच्चे गवाही कराई जाए, और साथ में 1 साल में इसको ख़त्म करना होता है ट्रायल को। जितने बाकी केस चलते हैं, होता क्या है कि मान लीजिए किसी इंसान के अगेंस्ट में एक FIR लॉन्च हुई, बाकी केस में कंप्लेंट के बाद में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। FIR लॉन्च हो गई
और कुछ केस सामने ऐसे भी मेरे सामने आए जिसमें कि सेक्शन 6 का वो ऑफेंस बनता था, फिर भी पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं की। किसके दबाव में आकर या किसकी बातों में आकर, या फिर क्या वो सोच रही थी पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जब हाई कोर्ट गए रिट लगाकर तब जाके वो एफआईआर लॉन्च हुई, या फिर जब हमने प्रेशर किया ऊपर उनकी हायर अथॉरिटीज को। अब इसमें होता है किसी इंसान को जब पुलिस अरेस्ट करती है ना, तो उसका पहला काम होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बहुत सारे अपने काम करती है, कई बार तो क्राइम सीन बनाया जाता है, वो डिपेंड करता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी इंसान को अरेस्ट करते 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ता है। ये एक मैंडेट प्रोविजन है। अगर संडे भी है तो भी पेश करते हैं, ऐसी बात नहीं कि संडे को पेश नहीं किया जाता। तो पेश करने के बाद में वहां पर जज साहब डिसाइड करते हैं अब वो जुडिशियल कस्टडी जाएगा, मतलब जेल जाएगा, या पुलिस रिमांड पे जाएगा, मतलब पीसी कस्टडी जाएगा। अगर रिमांड दिया 2 दिन 3 दिन का, लोगों के दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि रिमांड का मतलब मारना पीटना, टॉर्चर करना या उल्टी गालियां देना, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। रिमांड का मतलब पूछताछ करना, क्या हुआ, कैसे हुआ, एविडेंस को कलेक्ट करना, ये सब होता है रिमांड का मतलब। पर रिमांड की थ्योरी पूरी बदल जाती है। कई सारे लोग तो यही सोचकर जाते हैं, कई सारे लोग हमारे पास आते हैं सिर्फ ये बोलने कि सर मैं सरेंडर तो करना चाहता हूं बट पुलिस मारेगी बहुत, जिसकी वजह डर की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूं। वो लोगों के अंदर ऐसी धारणा है। तो जब उसको भेज दिया गया पुलिस कस्टडी में, तो पुलिस कस्टडी के बाद में जब पेश करते हैं उसके बाद वो जेल भेज देती है, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं जेल भेज देते हैं। 60 डेज में चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस होता है। कॉग्निजेंस होने के बाद में चार्जेस फ्रेम करने की एक डेट डल जाती है। वकील साहब को क्या करना चाहिए, अगर कोई भी पॉक्सो के केसेस को लड़ना चाहता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चार्जेस को फ्रेम कराया जाए, और जितना जल्दी हो सके जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है इसके अंदर, जो विक्टिम है, उसकी गवाही करवाई जाए, अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द अपने एक्यूज को जेल से बाहर निकालना। ये जो गवाही हो रही है प्रोसिक्यूट्रिक्स की विक्टिम की, इसको बोलते हैं, आप जब भी कभी आप कोर्ट में जाते हो तो 2 तरह के डिफेंस होते हैं इसके अंदर। एक होता है पीई, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एक होता है डीई, डिफेंस एविडेंस। तो पीई पर पहले केस चलता है। पीई में चार्जशीट में शुरू में कुछ पेजेस होते हैं, 10, 12, 15, 20 लोगों को गवाह बनाया जाता है, उन सबको 1 बाय 1 बुलाया जाता है। इसमें अगर किसी भी तरह, पहले वकील साहब ये देख लें कि पॉक्सो का एक प्रोविजन यही बोलता है कि 18 साल से कम तो बच्चा है, और नहीं है तो नॉर्मल केस चलेगा। तो क्या वो केस पॉक्सो का है? एज को डिस्प्यूट कर दो। अगर एज डिस्प्यूट हो गई तो पॉक्सो में केस नहीं जाएगा, और अगर वो पॉक्सो में केस नहीं जाएगा तो वहां कंसेंट देखा जाएगा, और कंसेंट अगर प्रूफ हो गया तो वो रेप नहीं कहलाया जाएगा। तो मतलब पॉक्सो से भी निकल जाओगे, रेप से भी निकल जाओगे, बरी भी हो सकते हो। तो यहां पर एज को देखना बहुत जरूरी है। किसी बच्चे के पास में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, कभी जिंदगी पढ़ाई लिखाई कभी की नहीं है, 10th की मार्कशीट अगर कहाँ से ही होगी, बोन एज जो कि बोन एक्सेस जो होता है इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट, वो टेस्ट कराया नहीं गया। हालांकि गलती कभी कोर्ट करते नहीं है पॉक्सो में, करवाया गया तो उसमें दिख रहा है कि उसकी एज 18-19 साल हो सकती है। तो इसका बेनिफिट हमेशा एक्यूज को मिलता है। तो किसी भी वकील को कभी भी जब कोर्ट में जब केस आपके सामने आता है तो पहले एज को देखिए, और अगर एज सही लिखी भी है तो पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखिए। प्रिंसिपल को भी कोर्ट में बुलाया जाता है उस बच्चे के स्कूल के। अगर बच्चा किसी एक्स नाम के स्कूल में पढ़ा है तो वहां से बुलाया जाएगा प्रिंसिपल को, और पूछा जाएगा, वो रजिस्टर को लेके आते हैं वो एडमिशन सेल वाले, कि ये बच्चा उस वक्त आया था, इसने इस क्लास में एडमिशन लिया था, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए थे, और आज की डेट में उसकी एज इतनी है। ये सब बातें उसको बताई जाती है, तभी ये केस शुरू होता है। ऐसे शुरू नहीं होता। पहले एज का कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना पॉक्सो जैसे कानून में बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। आपने एक लाइन बोली जिसमें आपने मेंशन किया कि पुलिस वाले कई बार एफआईआर लॉन्च नहीं करते। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या पुलिस पे भी कोई एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, पॉक्सो में तो हो सकता है। बिल्कुल, पॉक्सो तो एक मैंडेटरीली बोलता है। अगर मैंडेट वे में अगर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती और पॉक्सो का कोई भी ऐसा कंप्लेंट है, पॉक्सो विक्टिम कोई भी आपके पास आ रही है, तो ऐसे पुलिस पर एक्शन हो सकता है, लाइन हाजिर हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। लाइन हाजिर तो होते ही है पुलिस वाले, सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर वो ऐसे ही कोई भी कृत्य करता है और पता चल जाता है कि वो पुलिस वाला किसी के दबाव में था, या वो पुलिस स्टेशन किसी के इन्फ्लुएंस में थे, या एसएचओ साहब की जो डायरेक्शन थी वो गलत थी, वो किसी के दबाव में थे, या कोई भी साठगांठ हो गई हो, तो ऐसे में पूरा थाना भी सस्पेंड हो सकता है। उसकी एफआईआर तो लॉन्च करनी ही पड़ेगी। विशाखा कुमारी का जजमेंट है यूपी का, उसमें बोलते हैं जब भी कोई सीरियस मामले इस तरह के आते हैं तो एफआईआर लॉन्च करनी ही चाहिए। बाद में देखो ना, अरेस्ट करना ही नहीं करना। अगर केस नहीं बनता है आगे जाकर तो एफआईआर लगा दो। आप जब पुलिस का नया जो अभी चार्जशीट लगाने का फॉर्मेट आया है ना, उसमें चार्जशीट के साथ में एफआईआर भी लिखा हुआ है।
फाइनल रिपोर्ट लगा दो उसके अंदर कि भाई केस नहीं बनता तो इसके अंदर हम केस को क्लोजर लगा रहे हैं, क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं आप उसको। तो क्लोजर पुलिस लगा सकती है, बट इसमें पुलिस एफआईआर लॉन्च ना करे, ये पुलिस को भारी पड़ सकता है। अगर कोई पेरेंट या बच्चा 112 नंबर पे कॉल करता है तो क्या एफआईआर ऑटो लॉन्च हो जाती है या उसके बाद? एफआईआर ऐसे ऑटो लॉन्च नहीं होती। आपने 112 नंबर पे कॉल किया, जो भी कॉल किया वो रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड कॉल होने के बाद में उस पर एक्शन होगा। अब डिपेंड करता है वो केस कितना सीरियस है। एक आदमी बोलता है कि अभी मैं यहां से आ रहा था, एक आदमी मुझे थप्पड़ मारा और भाग गया, तो इतना सीरियस केस नहीं है ये। बट उसने बोला अभी अभी मैं रास्ते में, हम दोनों आ रहे थे, मैं और मेरा भाई, एक गाड़ी आई, मेरे भाई को खींचकर गाड़ी में बिठाया और लेकर चले, किडनैप कर लिया, सीरियस केस है। एक बच्ची बोलती है कि मैं जब स्कूल से आ रही थी, अंकल ने इन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे साथ में ऐसे ऐसे कुछ गलत किया और घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी भी जॉब पर है, पापा भी मेरे जॉब पे गए हैं। इमीडिएटली पुलिस पहुंच जाएगी घर पर। तो देखना पड़ता है जो आप कंप्लेंट दे रहे हो, कंप्लेंट का वेटेज क्या है, कंप्लेंट कितनी सीरियस है। अगर सीरियस है तो पुलिस बिल्कुल वेट नहीं करेगी, इमीडिएट एक्शन करेगी। और अगर उस क्राइम, जो क्राइम हुआ है उसका, या क्राइम नहीं भी हुआ है, उसमें अगर कम सीरियस अगर वो मामला है तो उसमें उतना ही ज़्यादा स्लो कार्रवाई की जाती है। बट कोई भी पुलिस स्टेशन ये कभी नहीं चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर हमारे पुलिस स्टेशन में लॉन्च हो, क्योंकि उसका जवाब देना पड़ता है सीनियर्स को कि तुम कानून की व्यवस्था अपने एरिया में बना ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए इतने ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे, इतने केस दर्ज हो रहे हैं। तो कभी भी जो ये पुलिस स्टेशन बने हैं ना, पुलिस स्टेशन ये एक पब्लिक प्लेस आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये कोई किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। एक आदमी कंप्लेंट देने जा रहा है, पुलिस वाला उसको बाहर खड़ा कर देता है, ये गलत है। पुलिस वाला गालियां देता है, गलत है। कई बार मार पिटाई हो जाती है, ये भी गलत है। इसीलिए बाहर एक बॉक्स बना के रखते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट इस बॉक्स में डाल सकते हो, आप डालोगे उस पर एक्शन होगा। वो नहीं करना चाहते कि उसकी रिसीविंग तो आपके पास है नहीं। सबसे बढ़िया चीज होती है, अगर आपकी कंप्लेंट अगर नहीं ली जा रही है, पुलिस आपकी बात को नहीं सुन रही है, आप उस कंप्लेंट को लिखिए और स्पीड पोस्ट कर दो उस पुलिस स्टेशन को, उसकी रिसीविंग रख लो। उसकी रिसीविंग जब बाद में आप कभी लगाओगे कहीं पर भी हायर अथॉरिटी में, सुनवाई भी होगी, एक्शन भी होगा, एफआईआर भी लॉन्च होगी और उस पुलिस वाले से या उस पुलिस स्टेशन से सवाल किए जाएंगे, जब कंप्लेंट आई तो इस कंप्लेंट पर आपने एक्शन क्या किया। ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। बट पॉक्सो जैसे मामलों में पुलिस एफआईआर लॉन्च ना करे, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे 2-3 बातें और बता देता हूँ। अगर आप कभी ट्रायल चल रहा है कोर्ट में ऐसे मामलों का, चार्जशीट जब कोर्ट में आती है ना, तो चार्जशीट के साथ में पेन ड्राइव भी आती है या फिर सीडी तो आजकल नहीं आती, पर पेन ड्राइव आती है। पेन ड्राइव में उस पूरी चार्जशीट की स्कैन कॉपी होती है। अगर पुलिस ने कोई वीडियोग्राफी अगर वहां पे रिकॉर्ड की है तो वीडियोग्राफी भी उसके अंदर होगी, फोटोज क्लिक किए हैं फोटोज भी होंगी, मर्डर केस है, पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम की वीडियोज होंगी, पोस्टमार्टम की फोटोज होंगी। तो वो पूरी पेन ड्राइव बहुत ज्यादा कीमती है। उस पेन ड्राइव को अपने वकील साहब को जरूर दो, और अगर नहीं दे पा रहे हो, चार्जशीट आपने दी तो वकील साहब की ड्यूटी बन जाती है कि चार्जेस फ्रेम होने से पहले उस पेन ड्राइव को ले लें, सब कुछ पेन ड्राइव में देखें, और अगर ऐसी कोई वीडियोग्राफी या एफएसएल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है तो चार्जेस को फ्रेम ना होने दें। चार्जेस का मतलब है चार्जेस कैन बी ऑल्टर एट एनी स्टेज, बट शुरू में ही, क्योंकि बाद में ये चीजें इंप्रूवमेंट में चली जाती हैं। आज आपने सवाल कुछ और पूछ लिए, कल जब उसकी मदर आएगी तब तक एफएसएल रिपोर्ट आ गई तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। केस में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा, एग्जेजरेशन हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए बेहतर है पहले आप सारे डॉक्यूमेंट लें, एफएसएल की रिपोर्ट मंगाएं, सारी वीडियोग्राफी, सारी फोटोज, उसके बाद ही अपने केस में आप चार्जेस फ्रेम करवाएं। ऐसे करवा के ये आपके लिए गलत भी हो सकता है। तो सर मेरा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर आज पॉस्को एक्ट नहीं होता तो ग्राउंड रियलिटी कैसी होती है? देखिए, कुछ बदलता तो ऐसा नहीं है कि, हालांकि एक बड़ी ही क्लियर सी बात है, जब भी कोई चीज़ आती है तो उसके माइनस और प्लस पॉइंट दोनों आते हैं साथ में। कभी एक चीज़ उतनी ही वैसी सीधी नहीं चलती जितना हम सोच कर उस चीज़ को लाते हैं। पॉक्सो एक्ट लाया इसलिए गया था कि बच्चों के साथ होने वाली जो भी ये कुकर्म जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, ये सोच के लाया गया था। पर उल्टा इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। अपने देश का इतना दुर्भाग्य है कि जब आया था पॉक्सो के कोर्ट बहुत कम थे, अब पॉक्सो के कोर्ट बनाए जा रहे हैं, कोर्ट बन रहे हैं, जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो पॉक्सो के जो केसेस हैं ये घटे नहीं हैं, ये बड़े हैं। लोगों के दिल में डर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोगों के दिल में डर है इस चीज का। बट जो लोग केस दूसरों पे लगवाते हैं, पैसा लेकर लोग दर्ज करवा देते हैं केस, उन लोगों को इससे और बढ़ावा मिला है। ये कानून नहीं होता कोई और कानून होता।
ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ कुछ गलत किया तो पहले कानून नहीं था, कानून पहले भी था, पर इतना रिजिड नहीं था, इतना सीरियस नहीं था, जिसमें सजा सीधा उम्र कैद फांसी तक की हो जाती है। बच्चों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रेडी किए गए, अपनी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कानून बनाया, बट वही बात सेम कि बच्चे ने स्टेटमेंट दे दी और स्टेटमेंट देकर बाद में वो मुकर भी सकता है कि नहीं मैं झूठी स्टेटमेंट दी थी, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ, सभी बच्चों को यहां पर एक कंपनसेशन कहना एक वर्ड गलत होगा, बट उसके वेल बीइंग के लिए एक अमाउंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। बच्चे को जब केस हुआ दर्ज हुआ तब भी, और कन्विक्शन हो गया उस आदमी को तो तब भी पैसा मिलता है। ये भी एक इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। साथ में क्या है कि इसमें जैसे किसी ने बोल दिया तो जाते ही कंप्लेंट दर्ज करके सामने वाले को अरेस्ट कर लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक रॉन्ग रोल प्ले करता है, जिससे कि बढ़ावा मिलता है गलत तरह के लोगों के बीच में, जो गलत लोग करना चाहते हैं लोगों के साथ में। पर पॉक्सो के आने से डर तो लोगों के दिल में है ही, बट ज्यादातर लोग, एक बहुत बड़ा नंबर वो सरवाइव करता है जिसको पॉक्सो के बारे में पता नहीं है। तो जो आपने बोला कि ये बच्चों को पैसा दिया जाता है, तो ये जो अमाउंट होता है गवर्नमेंट देती है, ये कैसे, किस वेटेज पे डिसाइड होता है? नहीं वेटेज क्या, देखिए बच्चा है छोटा, उसके ना अगर बच्चे के साथ सच में गलत हुआ तो पूरी जिंदगी के लिए ट्रॉमा बन जाता है उसके लिए कि मेरे साथ गलत हुआ। उसकी अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे ब्रिंगअप के लिए उसको पैसा दिया जाता है कि ठीक है इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करवाई क्या जाए। ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है? नहीं, ये बदलता है, वेरिएट करता है। वेरिएशन कैसे हो, जितना ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होगा उतना ज़्यादा उस पैसे का अमाउंट बढ़ जाता है। तो डिपेंड करती है हर चीज़ों के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल एक न्यूज़ चल रही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे अगवा हो रहे हैं। देखिए बच्चे अगवा हो रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, वो एक बात अलग है। पॉक्सो एक कानून अलग है जिसमें कि कोई दूर से आकर, मान लीजिए आप कहीं पर रहते हो, आप गुड़गांव रहते हो, अब कोई इंसान उड़ीसा से आकर सीधा तो आपके घर पहुंचेगा नहीं, या सीधा उस बच्चे को जाकर उठाएगा नहीं। बहुत रेयर टू रेयर केस होंगे ये वाले, पर ज्यादातर पॉक्सो में इन्वॉल्व कौन होते हैं? उस बच्चे के जानकार लोग, उस बच्चे के भाई बंधु होते हैं, मामा चाचा ताऊ होते हैं, उसका फादर होता है, पड़ोसी होता है, या स्कूल जा रही लड़की, स्कूल का कोई फ्रेंड होता है, या मम्मी का कोई फ्रेंड होता है, पापा का कोई फ्रेंड होता है। इसमें है कौन लोग? सारे अपने जानकारी तो हैं। रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है, इसीलिए मैंने बोला जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पॉक्सो पर बिल्कुल ये फिट लाइन बैठती है सेक्शन 4 और 6 में, जब अपनों को ही लोग नहीं छोड़ते इसके अंदर। तो पॉक्सो में केस दर्ज होता है और ये कानून अच्छा है। मिसयूज ज़्यादा होता है, इसमें बिल्कुल भी बोलने में कोई दो राय नहीं, मैं बोल सकता है इसके अंदर मिसयूज होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा है, लड़ा है, जिससे मिसयूज हुआ और लोगों को सजा तक हो जाती है जब हम जाते हैं हाई कोर्ट में अपील लगाने के लिए। देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस। जैसे आपने बोला कि इस एक एक्ट के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। सो बिफोर वी रैप अप, आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे टू द विक्टिम और टू द अक्यूज्ड? देखिए, सबको मैसेज देना तो वीडियो का लंबा हो जाता है, बट 2-3 बातों में बोलना जरूर चाहूँगा। सबसे पहली बात, मेरे शुरू से ही अपील रही है, सभी को मैं बोलता हूँ और गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे, अमेंडमेंट आए, कि बच्चों को ये कानून पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए कि पॉक्सो क्या बोलता है। क्योंकि जब स्कूल गोइंग ही जो लोग, जो 19 साल का बच्चा और लड़की 17 साल की, उनका रोमांटिक रिलेशन में लड़का जब जेल जाता है और वो खामखा जेल काटता है और बाद में कन्विक्शन तक हो जाता है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। अपने समाज के लिए बहुत सीरियस एक बात बन जाती है, जिसमें कि हम दोनों के रोमांटिक रिलेशंस को एक क्राइम मान लेते हैं और फिर ऐसा क्राइम मानते हैं कि वो आदमी 20 साल कम से कम सजा काट के बाहर निकलेगा। साथ में ही जिन लोगों ने सच में किया है उसको तो समाज खैर एक्सेप्ट करता भी नहीं है, और क्या हश्र होता है वो हमने पहले कई सारे केसेस में देखा भी है। पर इसमें जब कोर्ट में जाते हैं तो बच्चे की सिर्फ स्टेटमेंट ही काफ़ी है। इस पर थोड़ा सोच विचार होना चाहिए, कुछ तो एविडेंस हो। मर्डर केस में थोड़े से भी अगर एविडेंसेस कम हुए तो सामने वाले को बरी कर देते हैं। यहां कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ बच्चे गवाही है, उस पर सजा हो जाती है। बच्चा झूठ बोल के केस दर्ज करवा दे, कोई बात नहीं, सामने वाला सालों साल सजा काट के बाहर आएगा, बच्चा बोलता नहीं मैं तो ऐसी बस मजाक कर रहा था या मैं झूठ बोला था मैंने, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। पैसा जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो भी बहुत बड़ा इस तरह के फर्जी मुकदमों को दर्ज कराने का हथियार बन चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें पॉक्सो में जो कि आप हटनी चाहिए। अगर वो चीजें चेंज होती है, मॉडिफिकेशंस होगा, मॉडिफाई जरूर होगा। अभी इसको एक्ट को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 14-15 साल ही हुए हैं। हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में कुछ अमेंडमेंट्स आ जाएं इसके अंदर, और आएंगे। जैसे कि बच्चे की उम्र 18 से घटाकर 16 हो जानी चाहिए। आज की डेट में 15-16 साल का बच्चा बहुत समझदार है,
पूरी दुनिया को देख रहा है वो रील पर, वो सब जानता है क्या अच्छा और क्या बुरा। तो चीज़ें बदलाव होना चाहिए चीज़ों के अंदर, और लोगों के जो भी कमेंट अब लोग आपको करेंगे पॉक्सो की वीडियो में जाकर और जो बताएंगे वो तो उससे पता चलेगा, बट फिर भी जो मेरे कुछ सजेशंस हैं वो सजेशंस अगर आगे ऊपर तक जाते हैं और बदलाव होते हैं तो इससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आई एम श्योर डेफिनेटली जाएंगे सर, एंड यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें, हमारे सारे व्यूवर्स को इतना अच्छा एजुकेट किया। थैंक यू सो मच फॉर इट, एंड thank you guys for watching another episode of the Podcast Show. Please like and subscribe so I can bring more such cases. Thank you. Thank you so much.